पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को हमने कवर कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा, या फिर अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो मैं आपको PDF बना करके अवेलेबल करा दूंगी। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं कासी कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं कासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। There are cases where the law implied a promise imposed obligations on one party while conferring rights to the other, even when the basic element of a contract are not present. These promises are not legal contracts, but the court recognizes them as resembling a contract. बहुत ही कठिन डेफिनेशन है, ठीक है। बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कासी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी एक सेपरेट सेक्शन नहीं है जिसमें इसका डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जिससे कि हम कासी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। जो कि सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक इसके प्रोविजंस बताए गए, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, बहुत इजी एग्जांपल के साथ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। एक है रोहन। अब रोहन और सोहन दोनों दोस्त है, ठीक है। रोहन की एक फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब रोहन का एक बिजनेस चलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, रोहन को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। लॉस होने के कारण जो है रोहन ना बिल्कुल ही अपने दिमागी स्थिति से हिल गया, ठीक है। उसके साथ इतना बड़ा लॉस हुआ, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और कहीं ना कहीं वो जो है अपने उसका ना, तो रोहन की लॉस होने के कारण, उसके बिजनेस में लॉस होने के कारण रोहन जो है बिल्कुल ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, ना ही अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे पा रहा था। मतलब पूरी तरीके से अगर ये समझे तो वो क्या है, एकदम मेंटली अनस्टेबल हो गया था, ठीक है। उसको बिल्कुल भी अपने फैमिली का कुछ ध्यान नहीं था कि उसकी फैमिली क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और रोहन जो है अपनी फैमिली के एक बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और वो बहुत ज़्यादा सदमे में था, ठीक है। तो वहीं पर सोहन क्या करता है, अपने जो फ्रेंड की तकलीफ को बिल्कुल भी देख नहीं पाता क्योंकि क्योंकि सोहन देख रहा है कि रोहन अपने फैमिली की बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसकी फैमिली भी परेशान है और रोहन खुद भी बहुत परेशान है। तो सोहन क्या करता है, रोहन की फैमिली की बेसिक नीड्स कंप्लीट करता है। जैसे कि अगर उसके बच्चों को फीस चाहिए उसके स्कूल की, ठीक है, उसके लिए खाना चाहिए, उनके लिए यूनिफॉर्म्स चाहिए, तो उनके लिए कॉपी किताब चाहिए, जो कि ये बेसिक नीड है, ठीक है। अगर हो सकता है उनके घर में राशन नहीं हो रहा हो, उनके घर में खाना नहीं बन पा रहा हो, तो ये सारी चीजें जो बेसिक नीड्स है ना, वो सोहन जो है रोहन के लिए और रोहन की फैमिली के लिए कंप्लीट कर देता है, बेसिक नीड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ बस एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ रोहन और सोहन के बीच में कि रोहन की मदद करेगा सोहन, या फिर सोहन की ये ड्यूटी बनेगी कि वो रोहन के बीमार हो जाने के बाद उसकी फैमिली की देखभाल करे, नहीं। यहाँ पर सोहन ने एक फर्ज के तौर पर अपना जो है ड्यूटी को निभाया कि मैं रोहन की इस तरीके से हेल्प करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर रोहन ठीक हो जाता है, ठीक है, या फिर कुछ समय बाद रोहन जब अपना फिर से मेंटल स्टेबल हो जाता है और अपना बिजनेस करने लगता है, तो रोहन की क्या ड्यूटी बनेगी, इसके बाद क्या लाइबिलिटी बनती है कि वो सोहन जो उसके बेसिक नीड को कंप्लीट करने में हेल्प किया था वो उसको उसके सारे कंपनसेशन दे, उसको इंडेमनीफाई कर दे, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रपोजल नहीं होता, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह पूरे तरीके से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम इसको पूरी तरीके से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रपोजल नहीं होता है, ठीक है, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होता था। एक्सेप्टेंस भी नहीं होता, आपने देखा रोहन और सोहन के बीच में कोई भी ऑफर नहीं हुआ, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें कंसिडरेशन होता है क्योंकि रोहन जब ठीक हो जाएगा, जब वो फिर से स्टेबल हो जाएगा, तो उसकी क्या ड्यूटी बनेगी कि वो सोहन को कंपनसेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन होगा। ये पूरे तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये पूरे तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये किसी भी सेपरेट सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया इसका डेफिनेशन, लेकिन इसका प्रोविजन सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक से डिफाइन किया गया है। अब पढ़ेंगे इसके प्रोविजंस। तो प्रोविजंस में क्या बताया गया है, सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 68, ठीक है। सेक्शन 68 में क्या बताया गया है, राइट टू रिसीव कंसिडरेशन
आफ्टर फुलफिलिंग बेसिक नीड्स ऑफ समबडी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सोहन ने क्या किया, रोहन के बेसिक नीड को कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो प्रोविजन होगा सेक्शन 68 में वो क्या बताया गया, किसी के बेसिक नीड अगर आप कंप्लीट करते हैं तो सामने वाले का भी एक फर्ज बनता है कि वो आपके उस जो आपने मदद की है उसका कंपनसेशन दे आपको, उसके लिए आपको इंडेमनीफाई कर दे, ठीक है। ये 68 में बताया गया है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 69 में क्या लिखा हुआ है। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, ठीक है। डेफिनेशन से अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 68 में क्या बताएंगे, देखो एग्जांपल के साथ, ठीक है। ये है एक जमीन, ये है एक लैंड, किसका है, ए का है, ठीक है। अब यहाँ पास ये छोटा सा हिस्सा समझ लीजिए ये रोड में है, ठीक है, ये हमारा रोड है। अब ये जो पूरा लैंड है वो ए का है, इसमें से एक छोटा सा जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ए ने क्या किया है, बी को किराए से रखा हुआ है, ये एक शॉप डाला हुआ है बी ने यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये रोड मेन रोड है तो यहाँ पर जो है बी की बहुत अच्छी सेल्स होती है, ठीक है। तो बी यहाँ पर जो है उसकी बहुत अच्छे से कमाई हो रही, बहुत अच्छे से उसकी सेल्स हो रही है। और क्या होता है, ए ने क्या किया है, सी से लोन लिया है कुछ, ठीक है, कुछ लोन लिया। अब क्या हो रहा है, ए ना उसको रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, कुछ कारण के कारण जो ए है वो जो है लोन उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो सी क्या बोलता है उसको कि आप मेरे को अगर लोन पे नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो जमीन है वो मुझे दे दो, ये जमीन पे अब मेरा हक बनता है अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। अब ये बात जो है ए और सी की अगर बी के पास जाती है, ठीक है, बी को क्या है, इस पार्टी मतलब सॉरी इस लैंड में जो है इंटरेस्ट है, ठीक है, हमने पढ़ा इंटरेस्ट, बी का क्या है, इस पूरे लैंड में इंटरेस्ट बनता है। क्यों, क्योंकि वो जो उसकी शॉप है वो बहुत अच्छा सेल कर रही है इस रोड वाले मेन रोड जगह पे, ठीक है, तो उसे तो वो शॉप चाहिए। अब अगर लैंड पूरा चला गया तो बी की शॉप भी चली जाएगी, ए को बी की शॉप भी तो देनी पड़ेगी, ठीक है, सी को। तो यहाँ पर बी को जब ये बात पता चलती है कि ये लैंड या तो चला जाएगा क्योंकि लोन का रीपेमेंट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर बी क्या करता है, जो ए को सी को बोलता है कि मैं ए के बदले में सारा रीपेमेंट कर दूंगा आपको लोन का, लेकिन आप इस लैंड को मत लीजिए, ठीक है। तो बी का इस काम से ए की क्या ड्यूटी बनती है कि वो कल को, ठीक है, फ्यूचर डेट में जब वो रीपेमेंट करने की स्थिति में आ जाए तो वो पूरा का पूरा रीपेमेंट किसको करेगा, बी को करेगा। क्योंकि यहाँ पर ए का ये फर्ज बनता है कि अगर उसने कठिन समय में बी ने उसका साथ दिया है, उसकी प्रॉपर्टी बिकने से बचाई है, तो ए की यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है कि वो बी को पूरा पूरा कंसिडरेशन प्रोवाइड करेगा जो भी उसने ए के बिहाफ में सी को पेमेंट किया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल से ये समझ आ गया होगा इजीली, यही चीज आपका बताया है सेक्शन 69 में, ठीक है। आगे के सेक्शंस देखते हैं। सेक्शन 70 में क्या बताया गया, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। अब देखो नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का क्या मतलब होता है, ऐसे एक्ट, ऐसे काम जिसके बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, सॉरी, नॉन ग्रेटिटुअस का मतलब होता है जिसमें कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि जिसमें कि हम पैसे सामने वाले को दे रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 70 क्या बताता है हमको कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें होता नहीं, ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। समझ लीजिए ए है और यहाँ पास है बी, अब ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ए ने पिज्जा ऑर्डर किया किसी भी शॉप से, मान लीजिए, ठीक है, पिज्जा ऑर्डर किया। अब जो पिज्जा डिलीवरी करने आया, ठीक है, वो क्या क्या गलती से उसने बी को पिज्जा डिलीवर कर दिया, ठीक है, गलती से, क्योंकि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे तो पिज्जा डिलीवरी बॉय से थोड़ी सी गलती हो गई, उसने क्या किया, ए के बदले बी को पिज्जा डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पास बी की क्या ड्यूटी बनती है, क्योंकि उसने पिज्जा ले लिया, उसने पिज्जा कंज्यूम भी कर लिया, तो यहाँ पास बी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो पिज्जा डिलीवरी बॉय को उस पिज्जे का पेमेंट करेगा, कंसिडरेशन देगा, पैसा देगा, ठीक है। यहाँ पास ए की ड्यूटी नहीं बनती देने की, क्योंकि ए ने तो पिज्जा कंज्यूम किया ही नहीं, उसने तो ऑर्डर किया, लेकिन पिज्जा डिलीवरी बॉय ने ये गलती कर दी कि बी को पिज्जा दे दिया, और बी ने भी ये गलती करी कि उसने डिलीवरी बॉय को सही एड्रेस नहीं बताया, सही बात नहीं बताई, पिज्जा ले भी लिया और पिज्जा उससे कंज्यूम भी कर लिया। तो यहाँ पास बी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो पिज्जा का पेमेंट
वही करेगा क्योंकि उसने पिज्जा कंज्यूम कर लिया है। अब देखते हैं सेक्शन 71 में क्या बताया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है, समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर गलती से आपका जो है पर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें डॉक्यूमेंट आपके रखे हुए हैं, समझ लीजिए आपका आधार कार्ड रखा हुआ है, आपका एटीएम कार्ड रखा हुआ है, आपका जो है आईडी प्रूफ रखा हुआ है, जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपके उस पर्स में रखे हुए हैं, और वो पर्स जो है आपसे गलती से ट्रेन में गिर जाता है। ठीक है, चोरी नहीं हुआ है, गिर गया है गलती से, बाय मिस्टेक कहीं बस छूट गया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर वो पर्स किसी और व्यक्ति को मिलता है और वह व्यक्ति क्या करता है, उसमें आपका एड्रेस देखता है और बोलता है कि इस जो आदमी का पर्स है वो मैं उसको उसके घर तक दे करके आऊंगा, या फिर बाय पोस्ट जो भी उसको सुटेबल लगे वो उसको करके आपके पास वो पर्स को पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो इस बीच जो भी खर्च लगेगा उस पर्सन को, क्योंकि आप उसने आपके लिए वो काम करने की कोशिश की कि आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाए, क्योंकि आप फिक्रमंद होंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो उस व्यक्ति ने जो भी खर्च किया होगा, या पोस्ट से अगर भेज रहे हैं तो पोस्ट का जो भी खर्च आया होगा, ठीक है, या फिर अगर वो आ करके देता है, ठीक है, बाय ट्रेन अगर आ रहा है, बाय रोड अगर आ रहा है, तो जो भी उसको पेट्रोल का एक्सपेंसेस लग रहा है आपके घर के पहुंचते तक, आपके हाथ में जब तक वो आपका पर्स नहीं दे देता तब तक जो भी उसको सारे पेमेंट लगते हैं, जो भी उसको एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो वो सारी ड्यूटी किसकी बनती, आपकी बनती कि आप उसको कंसिडरेशन प्रोवाइड करें उस चीज की, क्योंकि उसने आपके लिए ही वो सारे एक्सपेंसेस किए हैं। ठीक है, समझ आ गया फाइंडर्स ऑफ गुड्स क्या होता है। अब देखते हैं सेक्शन 72 क्या कहता है। लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोर्सन। ठीक है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। समझ लीजिए यहाँ पास x है, ये y है। ठीक है, अब क्या हुआ, x ने z से पैसे उधार लिए थे, सॉरी पैसे उधार दिए थे। ठीक है, एक्स ने क्या किया था, जेड को पैसे उधार दिए थे। अब गलती से क्या हो, देखो वाई इनके बीच में कहीं बस है नहीं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इनके बीच में हुआ, एक्स और जेड के बीच में। एक्स ने क्या किया, इसको पैसे दिए हैं जेड को। ठीक है, अब जेड ने क्या किया, गलती से समझ लीजिए वो उसको पेमेंट को रीपे कर रहा था एक्स को। ठीक है, अब उसने अकाउंट नंबर डाल करके पेमेंट किया, या जो भी फोन पे किया, पेटीएम किया, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसने कुछ भी पेमेंट किया और गलती से एक नंबर, एक डिजिट उसने गलत डाल दिया, तो क्या होगा, पूरा जो अमाउंट है वो दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा ना। अब वो एक्स के अकाउंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि उसने एक नंबर को गलत डाल दिया। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति वाई है जिसके अकाउंट में ये सारे पैसे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर वाई की ड्यूटी बनती है, वहां पे वाई का एक फर्ज बनता है कि वो पैसे जो कि उसके हक के है ही नहीं, वो जेड को वापस कर दे, क्योंकि जेड के अकाउंट से डिलीवरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की पूरी ड्यूटी बनती है कि जो भी पैसे उसके हक के नहीं है वो पैसे, ठीक है, गलती से उसके पास आ गए, बाय मिस्टेक उसके पास आ गए, तो वो क्या करेगा, जेड को वो पैसे वापस कर देगा, जितना उसको रिसीव हुआ है उतना का पूरा। ठीक है, तो ये था आपका काशी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर पूरा एंड हो जाता है। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।